मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। पहली खबर कोरोना पर सख्ती की। आज मरुधरा में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। इसके लिए आज कैबिनेट की बैठक भी होगी। दूसरी बड़ी खबर मरुधरा में ब्लैक वॉर की करेंगे, जिसे लेकर मरुधरा ने भी तैयारी कर ली है। और तीसरी खबर मरुधरा में कम हो रहे कोरोना केस की बात करेंगे, जिससे सरकार ने जरूर कुछ राहत की सांस ली है। पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। साथ ही बात चौथी खबर रक्षक की रक्षा की। पुलिस के जवान बिना जान की परवाह किए सेवा की मिसाल कायम कर रहे हैं। और बात पांचवी खबर की, अभिनेता सोनू सूद की, जो एक बार फिर से एक महिला के लिए फरिश्ता बने, महिला के लिए जरूरी इंजेक्शन पहुंचाएगा। इन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से। डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और बाइक में भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। इलाज के दौरान युवकों ने तोड़ा दम। अन्य एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सड़क हादसा, पिकअप और बाइक में टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है। डूंगरपुर से बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर में नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप, 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची के पिता ने मामला दर्ज करवा दिया है। 2 युवकों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला चौहटन थाना क्षेत्र का है। बाड़मेर में एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप किया गया। इसके बाद पिता ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, पूरा मामला क्या और पुलिस क्या कर रही है? देखिए सुमित जी, बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जैसे ही परिजनों को इसके बारे में जानकारी मिली कि 2 युवक है जिन्होंने घर में घुस करके नाबालिग के साथ में गैंगरेप किया है, उसके बाद में पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया और उसके साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में कल ही मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद में आरोपियों की तलाश की जा रही है और मेडिकल करवाने के बाद में 164 के बयान पीड़िता का आज करवाए जाएंगे। जी सुमित, नामजद मामला दर्ज करवाया है प्रेमदान, या फिर अज्ञात युवकों के खिलाफ ही मामला दर्ज करवाया गया है? नहीं, 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और नामजद मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि दोनों ही युवक जो है पीड़िता के गाँव के ही है। कौन है ये युवक, पता चल पाया? अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कुछ नाम खुलासा नहीं हो पाया, सामने पुलिस ने नहीं बताया। तो ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे ही आरोपियों की तलाश की जा रही है तो डिस्क्लोज भी नहीं किया गया है नाम को। तो इसके बाद में जैसे ही पता चलेगा तो कि भी दोनों युवक क्यों किस मकसद के साथ में पहुंचे थे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, तो पीछे की क्या कुछ पहले से इनके आपस में मिलना जुलना था या क्या था, इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जी, और फिलहाल बच्ची की हालत क्या? बच्ची की हालत ठीक है। उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद में उसको छुट्टी दे दी गई है और उसको घर भेज दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान। तमाम जानकारी के लिए प्रेमदान देता मेरे सहयोगी। बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़े 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप, बाड़मेर से बड़ी खबर। और खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया है। डीएसटी टीम ने कार से 33 कार्टन अंग्रेजी शराब के जब्त किए हैं। गुजरात के कुंडली बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राम सागड़ा पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, 33 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त। गुजरात के कुंडली बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। एक कार से इस शराब को, अवैध शराब के कार्टन्स जब्त किए गए हैं। कार चालक को भी गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। राम सागड़ा पुलिस ने अब ये पूरी जांच शुरू कर दी है। डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई डूंगरपुर। और
एक और बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग अलग जगह दबिश दी गई और 12 किलो डोडा पोस्त बरामद। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। और अब कोरोना पर आपको अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना के नए केसों में अब कमी आ रही है। राहत की बात है, खबर अच्छी है, केसों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 2,57,299 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,194 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 3,57,630 पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 30 लाख से कम हो गई है। तो अब लगातार पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा कम होता हुआ, मरीजों की संख्या कम होती हुई, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है पूरी तरह। ये पूरे देश भर में मरीजों की संख्या और कितनी मौतें हुई ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको। 2,57,299 नए मरीज सामने आए पिछले एक दिन में 24 घंटे में, और मौतें 4,194 लोगों की मौतें। मरुधरा में सख्ती के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। लोग बिना वजह बाहर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे। ये तस्वीरें देखिए। भरतपुर में लोग बाजारों में बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। वहीं अलवर में कुछ लोग बिना आदेश दुकान खोलकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भरतपुर और अलवर की ये तस्वीरें, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए लोग। कोरोना का बिल्कुल डर इन लोगों को नहीं है। सरकार मुस्तैद है, प्रशासन अपील कर रहा है, लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद इसके ये लोग सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। भरतपुर में लोगों की लापरवाही खत्म होती नहीं दिख रही और लोग कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब्जी मंडी हो या किराना बाजार, सब जगह एक जैसे ही हालात हैं। एक तरफ तो सीएम लॉकडाउन बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, वहीं भरतपुर के बाजारों में कोरोना फ्री मिल रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण केसों को देख बेहद ही मुख्यमंत्री कितने ही गंभीर आ रहे हो और लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो तस्वीर है वो उनके मंसूबों पर पानी फेरती हुई नजर आती है। मंडी की हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, किस तरह जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग गाँव से चल करके मंडी में आते हैं और मंडी में जब ये आते हैं तो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की बिल्कुल इनके द्वारा पालना नहीं की जा रही है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में अब ये लोग कोरोना संक्रमण के बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना संक्रमण के विस्फोट होने की आशंका दिखाई दे रही है। लगातार प्रशासन भी इनसे अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये लोग हैं कि प्रशासन की बात को भी नागवार गुजार रहे हैं और लगातार संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर हालात ऐसे बने रहे तो जो संख्या लगातार घट रही है केसों की, वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार जो है लापरवाही के चलते संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दीपकपुरी, न्यूज 18, भरतपुर। उधर अलवर में भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 13 दुकानों को सीज कर दिया। प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने किराने की दुकानों को सप्ताह में 4 दिन खोलने की इजाजत दी है और 3 दिन बाजार को पूरी तरह बंद करने के आदेश हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानें छुट्टी के दिन भी खुल रही हैं, जिसके बाद नगर परिषद की एसीटी टीम मौके पर पहुंची और सभी खुली दुकानों की वीडियोग्राफी कर 13 दुकानों को 31 मई तक के लिए सीज कर दिया है। ये तस्वीरें मरुधरा की ही हैं, भरतपुर की तस्वीरें आपको दिखाई और उसके बाद ये अलवर की तस्वीरें भी देखिए। प्रशासन ने 13 दुकानों को सीज किया है, लोग मानते नहीं हैं, उसके बाद
ये कार्रवाई करनी जरूरी हो जाती है। लॉकडाउन लगा है, उसके बावजूद दुकानें ये लोग खोल रहे हैं। और इस बीच मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर 12:30 पर यह बैठक होगी। बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं। मंत्रिपरिषद लॉकडाउन बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है। मनरेगा के काम को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज 12:30 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर। इस बीच मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनरेगा के काम को मंजूरी दे सकते हैं ताकि गांवों में कामगार लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दिहाड़ी मजदूरों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा ना हो, इसलिए मनरेगा के कार्य को मंजूरी दी जा सकती है। सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं और आज 12:30 पर एक अहम बैठक होगी मंत्रिपरिषद की और उस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने की को मंजूरी दी जा सकती है। मंत्रिपरिषद लॉकडाउन बढ़ाने को मंजूरी दे सकता है। सीएम ने संकेत दे दिए हैं पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने के। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, 12:30 अहम बैठक मंत्रिपरिषद की, क्या कुछ रहने वाला है? लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल सुमित जी, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है और इसी प्रक्रिया के तहत राज्य में लॉकडाउन की अवधि है वो पाबंदियों के साथ बढ़ाई जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। राज्य के गृह विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन तैयार कर ली है और आज कैबिनेट की बैठक में गाइडलाइन को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल विशेषज्ञों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि मई के अंत तक कोरोना की चैन टूटने की उम्मीद है। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ाई जाए और राज्य सरकार भी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आज ये पूरी संभावना है कि कैबिनेट की मीटिंग में नई गाइडलाइन को मंजूरी मिल जाएगी और प्रदेश में एक बार फिर 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सभी मंत्री वीसी के माध्यम से बैठक में जुड़ेंगे। जी लॉकडाउन तो बढ़ाया जाएगा प्रेम, लेकिन क्या सख्तियां यही बरकरार रहेंगी या फिर कुछ और सख्ती की जा सकती है? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं प्रेम। देखिए, अभी हमने तस्वीरें दिखाई भरतपुर की, अलवर की, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लगातार दुकानें खोल रहे हैं, बाजारों में भीड़ जमा कर रहे हैं। क्या कुछ और सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो लॉकडाउन 24 मई सुबह 5 बजे तक लागू है, इसमें सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है वो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इसमें कुछ सख्ती कर सकती है, जैसे कि पुलिस प्रशासन है उसको सख्त हिदायत दी जा सकती है कि आप किसी प्रकार के दबाव के बिना एक्शन लीजिए। अलग से पाबंदियां बढ़ाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन सरकार पाबंदियां बढ़ाने के साथ साथ कुछ राहत भी दे सकती है। जैसे मनरेगा का काम है उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्य में मनरेगा के काम काज है वो फिलहाल स्थगित है, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहता है कि गांव में लोगों को रोजगार मिले और अभी ये लगभग तय माना जा रहा है कि मनरेगा के काम को अनुमति दी जा सकती है। पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाबंदियों में किसी प्रकार की छूट या ढील या रियायत देने के पक्ष में मुख्यमंत्री नहीं बताए जा रहे हैं। हाँ, मनरेगा के काम में छूट दी जा सकती है प्रेम। उन मजदूरों का क्या जो शहरों में रह रहे हैं वो भी शायद पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी? देखिए सुमित जी, जो राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई तक जो लॉकडाउन लागू किया है उसमें जो शहरी श्रमिक है, विशेषकर जो गांवों से शहरों में कमाने के लिए आए हैं और जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार ने पहले ही अनुमति प्रदान कर रखी है। यानी उनको पलायन की स्थिति उनके सामने नहीं आए, इसलिए सरकार ने उनको विशेष रियायतों के साथ छूट प्रदान की है। तो
शहरी जो श्रमिक है उनके लिए फिलहाल ऐसी कैबिनेट की मीटिंग में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही कि सरकार कोई रियायत दे, क्योंकि सरकार पहले ही रियायत दे चुकी है। ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो एक अच्छी खबर ये है, पिछली बार जो हमने तस्वीरें देखी थी, कई मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। शहरी क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनको सरकार पहले ही रियायत दे चुकी है, लेकिन अब इस बार आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसके बाद मनरेगा के काम को भी मंजूरी मिल सकती है। और सबसे बड़ी खबर ये कि कैबिनेट मुहर लगा सकता है इस लॉकडाउन की अवधि को और आगे बढ़ाने को लेकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कई लोगों को समस्या आ रही है। आइए आपको बताते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाए। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी की काली छाया तेजी के साथ पूरे देश को अपने चंगुल में ले रही है। कोरोना की ही तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस से अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन पूरे देश में हालात खराब हों इससे पहले ही सरकार सतर्क हो गई है। PM से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी से लड़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का अटैक। विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। देश भर में ब्लैक फंगस पर अलर्ट। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं कि ब्लैक फंगस ने देश को डराना शुरू कर दिया। मजबूरन केंद्र ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। हालांकि राजस्थान के साथ ही हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। देश में अब तक 7,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जबकि 200 से कुछ ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में भी 1100 से ज्यादा इसके मरीज मिले हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से भी ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। राजस्थान में ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की दरें भी राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। राजस्थान में अब ब्लैक फंगस का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा।
यानी कोरोना संकट से जूझ रहे देश ने नए खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। हालांकि इस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार गंभीर है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का भी इलाज होगा। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल समेत 20 अस्पताल भी इलाज के लिए अधिकृत किए गए हैं। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नजर आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। निजी चिकित्सालयों में इसकी रेट लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, उससे अधिक वो लोग पैसा वसूल नहीं कर सकते। SMS हॉस्पिटल में अलग से एक विंग बनाई गई है और पूरे राजस्थान में जहां पर ENT के स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं और जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को देखते हुए 9 सरकारी जो हमारे अस्पताल है और 11 प्राइवेट, उनको हमने अनुमत किया है अभी इस बीमारी के इलाज के लिए। अब लगभग 2000 फाइल उन्होंने दिए हैं, लेकिन भारत सरकार से हम बराबर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे मरीज हैं उनकी संख्या के अनुपात में हमें ब्लैक फंगस की भी दवाई पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को दें, ताकि हम अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सकें, उनका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकें। जयपुर के बाद कोटा में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर इसका इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते खौफ के बाद डॉक्टर भी इसकी रफ्तार को लेकर चिंतित हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भर के साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटा के MBS हॉस्पिटल में बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की कोरोना मरीजों में इतनी दहशत हो गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे लोग अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। कमजोर लोग होते हैं जो लगातार किसी ऐसी बीमारी से होते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस को बहुत कमजोर कर देती है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनको होती है और नाक से शुरू होकर के आंख को अफेक्ट करते हुए ब्रेन तक चली जाती है। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली बात है, पहली तो यह है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आए। मरीज डरे हुए हैं तो डॉक्टर भी ब्लैक फंगस के बढ़ते केस को लेकर असमंजस के हालत में हैं। खास बात यह है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों में ये संख्या ज्यादा दिख रही है, तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह तो नहीं? डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों, जिसको भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉर्मली मेडिकल के बजाय इस बार कोरोना के समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है और जिसमें स्टरलाइजेशन के इतने एहतियात नहीं रखे जाते हैं जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए रखे जाते हैं, तो कहीं वो वजह तो नहीं है। सामान्य तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होने के साथ कोरोना की चपेट में आने से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं, इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके
ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के, और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है। इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। हालांकि कोटा मेडिकल कॉलेज ने बाकायदा चिकित्सकों की एक टीम गठित कर MBS अस्पताल में वार्ड भी संचालित कर दिया है और रोगियों का इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन के लिए भी विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी गई है। कोटा में फिलहाल 40 से 50 ब्लैक